ईशा आरती की थाल लेकर आती है और साथ 2 सर्वेंट भी आए थे जिनके हाथ में रोली की थाल और चावल का कलश था। ईशा ने आरती की थाल आभाजी को दिया और सर्वेंट से बोल थाल और कलश वहां रखवा देती हैं। आभाजी ने दोनों की आरती उतारी और उन दोनों का गृह प्रवेश करवाया। अवनी की नजर रूही पर पड़ी जो उन दोनों को देख रही थीं। अवनी ने ईशा की तरफ नम आंखों से देखा तो ईशा ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया था। अवनी की आंखों में आई नमी आंसू बन उसके गाल पर आ जाते हैं। वो जल्दी से आगे बढ़ रूही के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और रूही के चेहरे को अपने हाथों में भर उसके पूरे चेहरे पर किस कर उसे कस कर गले लगा लेती हैं, जिसे देख सभी की आंखें नम हो जाती हैं। आभा जी भी इस दर्द को समझ पा रही थी क्योंकि वो भी अपने बेटे से दूर रही थी। उनका बेटा तो फिर भी बड़ा था पर रूह अवनी जब उससे अलग हुए थी तब रूही सिर्फ 2 साल की थी। अवनी के इस तरह गले लगाने से रूही उससे छूटते हुए बोली, आंटी लूह को इतने टाइट टाइट हगी मत करो, लूह को दर्द होगा। रूही की आवाज सुन अवनी उससे अलग हो उसे देखने लगती है। तभी रूही ने अवनी से कहा, आंटी आप कौन है और लूह को इतनी सारी कीची क्यों की आपने? अवनी उसकी बात सुन कुछ नहीं कहती, बस मुस्कराकर उसे देख रही थीं। रूही ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, डैडा या अंकल आंटी कौन है? ओल मम्मा दादी बली दादी छब लोग क्यों लहे हैं? आप इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? क्या इनकी भी शादी हुई है जैसे आपकी ओल मम्मा की हुई थी? क्योंकि दादी ने इनकी भी पूजा की जैसे आपकी ओल मम्मा की थी। रूही के इतने सारे सवाल सुन सभी मुस्करा देते हैं। आदित्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो रूही को क्या समझाए, क्योंकि बाकी सभी को बात समझाई जा सकती थी पर रूही को समझाना आसान नहीं था। आदित्य ने ईशा की तरफ देखा क्योंकि एक ईशा ही रूही को सारी बातें आसानी से समझा सकती थी। ईशा रूही के पास आई और उसके सामने बैठते हुए बोली, रूह या अंकल आंटी नहीं है तुम्हारे? रूही ने ईशा को देखकर कहा, तो कौन है यह? ईशा ने अवनी को देखा जिसकी आंखें नम थी। फिर उसने रूही को देखकर प्यार से कहा, बच्चा यह आपके माँ पापा है। रूही उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो ईशा ने आगे कहा, बच्चा आपको याद है नानी ने आपको एक बार कृष्ण भगवान की स्टोरी बताई थी? ईशा की बात सुन रूही अपना सिर हाँ में हिला देती है तो ईशा ने मुस्कुराकर कहा, तो आपको पता है ना कृष्ण भगवान जी की 2 माँ है और 2 पापा। उनकी माँ देवकी और पापा वासुदेव जी थे। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को सभी से सैफ रखने के लिए उन्हें यशोदा माँ और नंद बाबा के पास भेज दिया। तो उनके 2 माँ पापा है, वैसे ही यह आपके माँ पापा है, बिल्कुल देवकी मैया और वासुदेव बाबा की तरह। और मैं और डैड आपके मम्मा डैड है, बिल्कुल यशोदा माँ और नंद बाबा की तरह जिनके पास आप अभी तक थी। पर आपके माँ पापा यह है जो आपके रियल वाले माँ पापा है। आप समझ गई ना रूह? ईशा ने रूही को देखकर कहा क्योंकि रूही अभी तक कंफ्यूज होकर ईशा की बात सुन रही थी। रूही ने फिर कुछ सोचकर कहा, अच्छा मतलब लूह भी बिल्कुल कृष्ण भगवान जी की तरह स्पेशल बेबी है। यह मेरे माँ पापा है। ओल आप ओल डैड मेरे मम्मा डैड है। उसकी बात सुन सभी हंस देते हैं। तो रजत ने कहा, बिल्कुल सही कहा रूह ने, वैसे काफी समझदार है हमारी रूह। उसकी बात सुन रूही मुस्करा देती है, फिर अचानक ही उदास हो जाती है। उसे उदास देख आदित्य ने कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, आप सैड क्यों हो गई? आदित्य की बात सुन रूही ने कहा, डैड मतलब अब रूही को अपने माँ पापा के साथ रहना पड़ेगा, आप दोनों के साथ नहीं। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा थोड़ी है, आप कहीं नहीं जाओगी और ना आपके माँ पापा क्योंकि सब यही रहने वाले हैं। आपको पता है आपके पापा मेरे बड़े भाई हैं तो वो यही रहेंगे ना सबके साथ, और आपकी माँ भी यही रहेंगी। आपकी मम्मा और आपकी माँ बहन बहन है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब एक साथ रहेंगे। ओके, रूही ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, तब लूह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पल डैड अब आपके भी भाई आ गए, मम्मा के पास भी भाई हैं, लजत मामू ओल तो ओल, मम्मा के पास तो बहन भी है। पल लूह के पास कोई भी नहीं है, ना बहन है ना भाई। ओल अब लूह को भाई बहन दोनों चाहिए।
आपने कहा था आप मेरे लिए सरप्राइज लाएंगे, पर आप तो अपने लिए ही भाई ले आए। उसकी बात सुन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही आदित्य अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, फिर घूर कर रजत को देखता है। आखिर उसने ही उसे इतने सारे रिश्ते के बारे में बताया था। आदित्य को खुद की तरफ घूरता पा रजत की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो जाती है। आदित्य ने रजत को देखकर कहा, तू ही इसे यह सब सिखाता है, अब लाकर दे उसे भाई बहन। आदित्य की बात सुन रजत ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मैं लाकर दूं उसे उसके भाई बहन। यार तू उसका डैड है, और अब तो उसे माँ पापा भी आ गए हैं। अब तो रू को एक नहीं दो भाई बहन मिलेंगे। हाँ, मैं उसके लिए उसकी मामी अरेंज कर दूंगा। इतना बोल रजत हंस देता है। बाकी सब भी हंस देते हैं। वही अवनी और ईशा सिर झुकाए खड़े थे। आहान ने रूही के पास आकर उसके गाल पर हाथ रख प्यार से कहा, बेटा भाई ऐसे नहीं मिलते, वेट करना पड़ता है। हाँ, और जब तक आपके रजत मामू आपके लिए मामी नहीं ले आते आपको भाई बहन नहीं मिलेगा। तो जाकर आपके मामू को कहो कि जल्दी से मामी को लेकर आए। आहान की बात सुन रूही ने मुस्करा कर कहा, सच्ची पापा? तो आहान ने उसके गाल पर किस कर अपना सिर हाँ में हिला दिया। रूही ने अब रजत को देखकर कहा, मामू अबलू को जल्दी से मामी चाहिए, आप लेकर आओ। अब सब और जोर जोर से हंसने लगते। वही रजत मुंह बनाते हुए आहान को देख रहा था। आहान ने उसे देख मुस्करा कर कहा, मुझे क्या देख रहा है साले, अब जाकर मेरी बेटी के लिए पहले मामी लेकर आ, फिर बात करना। आहान अब आगे बढ़ अपनी दादी के पैर छू लेता है, फिर उन्हें गले लगाकर बोला, कैसी हो मेरी ब्यूटीफुल दादी। दादी ने मुस्कराकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अब तक तो पता नहीं पर अब बहुत खुश हूँ। आज अपने पूरे परिवार को इतना खुश देख बहुत सुकून मिल रहा है। आहान अपनी दादी से दूर हो उनके गाल पर किस कर कहा, अरे मेरी ब्यूटीफुल दादी, अब यह इमोशन होना बंद करो। उसकी बात सुन दादी मुस्कराकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और बोली, ज्यादा नाटक मत किया कर। आहान अपने गाल को सहलाते हुए उन्हें देखने लगा तो सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। अवनी ने भी सबसे पहले आगे बढ़ दादी के पैर छुए। दादी ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, हमेशा खुश रहो और जल्द से जल्द रू के लिए उसके भाई को ले आओ। अवनी उनकी बात सुन मुस्करा कर अपना चेहरा झुका लेती है। अवनी ने फिर सुयश जी के पैर छुए तो उन्होंने भी उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, हमेशा खुश रहो, कभी कोई परेशानी अब तुम्हारी जिंदगी में न आए। जानवी उनकी बात सुन मुस्करा देती है। अवनी ने अबाभा जी के पैर छूने चाहे तो उन्होंने उसे मना कर अपने गले लगाकर कहा, हमेशा मेरे बेटे का साथ ऐसे ही निभाना, कभी उसे अकेले में मत छोड़ना है। इतना बोल उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। सभी कुछ देर बाद डिनर कर रहे थे। रूही आज आहान और अवनी के पास बैठी थी, वही आदित्य और ईशा हमेशा की तरह साथ में बैठे थे। अवनी रूही को अपने हाथ से खिला रही थी। रूही ने खाते हुए कहा, माँ लूह बली हो गई है, वो अब खुद से खाना खा लेती हैं, आप अपना डिनर कर लो। रूही के मुंह से अपने लिए माँ सुन उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी रूही ने अवनी को देखकर कहा, माँ आप लोग क्यों लहे हो, आपको कहीं चोट लगी है क्या? अगर लगी है तो मम्मा को बता दो, मम्मा आपको दवाई लगा देगी, फिर आप अच्छे हो जाओगे। अवनी ने मुस्करा कर कहा, नहीं माँ को कहीं चोट नहीं लगी, बस ऐसे ही। फिर वो अपना खाना खाने लगी। सब खाना खा रहे थे तभी आदित्य ने कहा, भाई आप कल से ऑफिस आ रहे हैं, अब आकर अपना काम संभालिए। आहान ने आदित्य की बात सुनकर कहा, पर इतने साल से बिजनेस तू देख रहा है तो तू ही उसे संभाल, क्योंकि उस पर अब तेरा हक ज्यादा है। आदित्य ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं भाई, वो सब पहले भी आपका था और आज भी आपका है। आज भी आपके केबिन में कोई भी नहीं गया क्योंकि वो जगह आपकी है। हाँ, मैंने बिजनेस संभाला पर उस पर मेरा हक नहीं है, तो प्लीज यह सब मत बोलिए और आकर अपना काम संभालिए। वैसे भी बहुत आराम कर चुके हैं आप अब तक। आहान कुछ कहता उससे पहले ही आदित्य ने कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई है यार, अभी तक तो हनीमून पर भी नहीं गया, इसलिए मुझे तो ब्रेक चाहिए। आप संभालिए अपना काम और अपना बिजनेस। इतना बोल वो मुस्करा देता है।
आदित्य की बात सुन अब आहान कुछ भी नहीं कहता। सभी ने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अवनी और ईशा दोनों ही रूही के रूम में थे, जो आदित्य के रूम के बगल में ही था। वही रूही के रूम के दूसरी तरफ का रूम आहान का था। रूही के रूम में रूही बेड पर बीचों बीच लेटी हुई थी, वही उसके एक तरफ ईशा और दूसरी तरफ अवनी लेटी हुई थी। रूही अब तक सो चुकी थी। ईशा ने अवनी की तरफ देखकर कहा, दी, एक बात कहूं। ईशा की आवाज सुन अवनी ने ईशा को देखा और बोली, हम बोलो। ईशा ने अवनी को देखकर कहा, दी, आहान जीजू आदित्य के भाई कैसे? जीजू की फैमिली से हम पहले भी मिल चुके हैं। और जीजू के डैड तो मिस्टर आहूजा है। फिर वो आहान मित्तल कैसे हो सकते हैं? ईशा की बात सुन अवनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ईशू, इस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती। तो तुम आदित्य भैया से पूछ लेना जो तुम्हें पूछना है। वो तुम्हें सभी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईशा अवनी की बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी अवनी ने कहा, जाओ तुम आराम कर लो। और जो बातें करनी है आदित्य भैया से करो। ईशा ने कहा, आप अपने रूम में नहीं जाएंगी? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं रूह के साथ कुछ देर रहना चाहती हूँ, फिर अपने रूम चली जाऊंगी। ईशा अवनी की बात सुन रूही के माथे पर किस कर अवनी से गुड नाइट बोल अपने रूम में चली जाती है। ईशा जब रूम में आती है तो उसे रूम में आदित्य कहीं नजर नहीं आता। उसने देखा बालकनी का डोर ओपन, जिसे देख वो समझ गई कि आदित्य बालकनी में है। ईशा फिर अपने कपड़े चेंज करने चेंजिंग रूम में चली जाती है। ईशा चेंज कर बाहर आती और सीधे बालकनी में चली जाती है। उसने देखा आदित्य एक सिंगल सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहा था, जिसे देख ईशा का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से आदित्य की तरफ बढ़ी और उसके हाथ से सिगरेट लेकर नीचे फेंक देती है। आदित्य हैरानी से ईशा को देखता है और बोला, बीवी, यह क्या किया तुमने? ईशा ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और बोली, यह क्या आप सिगरेट पी रहे हैं? आपको पता है ना यह कितना हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए? फिर भी आप। आदित्य बहुत ही प्यार से ईशा की डांट सुन रहा था। ईशा ने आगे कहा, अब इस तरह क्या देख रहे हैं? मैं आपसे कुछ बोल रही हूं, सुना आपने या नहीं? ईशा की बात सुन आदित्य उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेटकर दूसरे हाथ से उसके बाल, जो बाहर चल रही ठंडी हवा होने की वजह से उसके गालों पर आ रही थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बीवी, कुछ ज्यादा ही मेरी फिक्र नहीं होने लगी है तुम्हें लगता है? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आदित्य की बात सुन ईशा भी आदित्य की आंखों में देखने लगती है, पर कुछ कहती नहीं है। आदित्य ने उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, बीवी, तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं करना। वैसे तो मुझे पता कि तुम्हारे मन में कई सवाल चल रहे होंगे, इसलिए जो पूछना है पूछ लो। ईशा ने आदित्य के सीने पर अपना सिर रख लेती है और अपने दोनों हाथ उसकी कमर में लपेटकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है? आहान जीजू आपके भाई कैसे? क्योंकि वो तो मिस्टर आहूजा के बेटे और राहुल के बड़े भाई थे। आज अचानक आप यह कह रहे हैं कि वो आपके भाई, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पर एक बात की खुशी है मुझे कि दी और जीजू लौट आए। ईशा ने अपना चेहरा ऊपर कर आदित्य को देख खुश होते हुए कहा, आपको पता है माँ पापा को जब दी और जीजू के बारे में पता चलेगा तो वो कितने खुश होंगे। और रूह की भी फैमिली अब कंप्लीट हो गई, वो भी आपकी वजह से। शायद मैं रूह को यह सब कभी नहीं दे पाती। इतना बोल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रख उसके आंसुओं को पोंछ कर कहा, बीवी, यह हर बात पर रोना धोना क्या अच्छा लगता है? अब तो सब ठीक भी हो गया, भाई भाभी आ गए, रूह भी खुश है, सब कुछ अच्छा हो गया है अब, फिर यह रोना क्यों? आदित्य की बात सुन ईशा ने खुद को संभाला और आदित्य से एक सवाल किया, दी और जीजू इतने साल से कहाँ थे? जब उन्हें कुछ नहीं हुआ था तो वो जल्दी वापस क्यों नहीं आए? आदित्य उसकी बात सुन कुछ नहीं कहता और उसे लिए सोफे से उठ जाता है
और उसका हाथ पकड़ उसे रूम में जाने लगता है। आदित्य को कुछ ना कहता देख ईशा ने कहा, आदित्य कहाँ ले जा रहे हैं, और जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। आदित्य मुड़कर ईशा को देखता है और बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, चलो। ईशा अब कुछ नहीं बोलती और दोनों ही वहां रूम में आते हैं और रूम से निकल बाहर आ जाते हैं। आदित्य उसे लिए वही साइड के एक लास्ट वाले रूम में ले आता है। दोनों अंदर पहुंचे तो ईशा हैरानी से पूरे रूम को देखने लगी। यह रूम किसी छोटे बच्चे का था जिसमें बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे। रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा बेड रखा था जिसके ऊपर 2 छोटे बच्चे की तस्वीर थी। एक लड़का कुछ 5 साल का था और दूसरा 2 या 3 साल का लग रहा था। दोनों अंदर आते हैं तो एक साइड बच्चों के क्रैडल भी थे। ईशा ने सब देखकर आदित्य से कहा, यह रूम किसका है और यह दोनों बच्चे? उसने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी और भाई की फोटो है, जब मैं 3 साल का था और भाई 5 साल के। हम इसी रूम में रहते थे, फिर बड़े हो गए पर तब भी हम इसी रूम में साथ में रहा करते थे। अपने रूम में तो हमें रहना ही पसंद नहीं था, पर जब 7 साल पहले भाई हमसे दूर हुए तो मैंने इस रूम को लॉक कर दिया। यहाँ कोई नहीं आता था, बस जब मेरा मन होता है तो मैं यहाँ आया करता हूँ। ईशा ने कहा, पर जीजू आप सबसे दूर कैसे हुए और वो मिस्टर आहूजा के बेटे कैसे फिर, और आपको कब पता चला कि जीजू जिंदा है? आदित्य ने उसे बताना शुरू किया। फ्लैशबैक 7 साल पहले। सुबह का समय था, सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आहान ने आदित्य से कहा, आदि अब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए? जितने जल्दी ज्वाइन करोगे उतने जल्दी सब कुछ सीख जाओगे। आहान की बात सुन आदित्य ने अपना खाना खाते हुए कहा, भाई अभी तो मैं बच्चा हूँ और आपको शर्म नहीं आएगी एक बच्चे से काम करवाने में? मैं इतने जल्दी ऑफिस ज्वाइन नहीं करने वाला। आहान ने उसे घूरते हुए कहा, पहले तो मुझे तुझ जैसे बच्चे से काम करवाने में कोई शर्म नहीं आने वाली, और दूसरी बात तू कोई बच्चा नहीं है, 21 साल का हो गया है। बस तुझे कोई काम ना बोलो। रजत को देख, तेरा ही दोस्त है, पर उसने भी 1 साल पहले ही हमारे ऑफिस में करना शुरू कर दिया, वो भी अपनी मेहनत से, जबकि पापा उसे एक अच्छी पोस्ट देना चाहते थे फिर भी उसने मना कर दिया, और एक तू है, सब मिल रहा है फिर भी कुछ नहीं करना। आदित्य ने देखा आज आहान थोड़े गुस्से में लग रहा था। आदित्य ने उसे शांत करवाते हुए कहा, बस बस भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा मैं ऑफिस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है, उसे पूरी कर दीजिए। आपका यह भाई आपको कल से ही ऑफिस में नजर आएगा। आहान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, चल ठीक है, बता कौन सी शर्त पूरी करनी है तेरी? आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, आप शादी कर लो, फिर देखना आप ऑफिस नहीं भी आओगे ना तो मैं अकेले सारा ऑफिस संभाल लूंगा, और आपको 1 साल के हनीमून के ट्रिप पर भेज दूंगा जिससे मैं जल्दी ही चाचू बन जाऊं, बस इतना ही है मेरी शर्त। आहान उसकी बात सुन अपना माथा पीट लेता है और बोला, लड़की क्या पेड़ पर लटकी है या रोड पर मिलती है कि आज ही जाकर शादी कर लो? और तुझे इतने ही बच्चे खिलाने का शौक है तो खुद जाकर शादी कर ले, मेरे क्यों पीछे पड़ रहा है? आदित्य ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं भी शादी कर लूंगा आपकी साली से। आप शादी करो और उसकी छोटी बहन मैं पटा लूंगा, और क्या पर शादी तो आपकी पहले होगी, फिर मेरी तो बताइए मेरी बात मानेंगे या नहीं? आहान उसकी बात सुन अपनी चेयर से उठ जाता है तो आदित्य ने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? मेरे सवाल का जवाब तो देकर जाओ। आहान ने चिढ़ते हुए कहा, जा रहा हूँ तेरी भाभी ढूंढने। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, भाई ध्यान रहे उसकी छोटी बहन भी हो ताकि मेरी सेटिंग आसानी से हो जाए। आहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने पापा को देखकर बोला, पापा मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप ऑफिस चले जाइए, क्योंकि यह लड़का जब मैं ऑफिस नहीं जाने के लिए रहूंगा ना तभी यह वहां कदम रखेगा। इतना बोल वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आभा जी ने आदित्य को देखकर कहा, आदि यह क्या तरीका है? ठीक ही तो कहता है आहान, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, उसे भी थोड़ा आराम मिलेगा। आदित्य अपनी जगह से उठ आभा जी के पास आया और बोला,
माँ अच्छा अब मैं भाई को परेशान नहीं करूँगा। वैसे आप भूल रही हो कल भाई का बर्थडे है, चलिए तैयारी करते हैं, भाई को रात में ही सरप्राइज करेंगे। उसकी बात सुन आभा जी मुस्करा देती है और दोनों मिलकर तैयारी में लग जाते हैं। सुयश जी भी दोनों को देख अपना सिर ना में हिला देते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। आदित्य ने ईशा को देखकर कहा, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली क्योंकि मैंने पहले ही भाई को कहा था उनकी साली को मैं पटा लूंगा, जो शायद हो भी गया। आज तुम मेरे साथ हो। उसकी बात सुन ईशा मुस्करा देती है और बोली, फिर आगे क्या हुआ और जीजू आपसे दूर कब हुए और आप दोनों दोबारा कब मिले? उसकी बात सुन आदित्य थोड़ा उदास हो जाता है। आदित्य और ईशा दोनों ही वहां से बालकनी में आ जाते हैं। आदित्य वहां रखे एक झूले पर बैठ जाता है और ईशा को अपनी गोद में बैठा कर बोला, भाई जब उस दिन गए तब से वापस नहीं आए। हमने उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी की थी पर हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और कार खाई में चली गई। पुलिस ने काफी ढूंढा पर वहां सिर्फ उनकी कार के अलावा कुछ नहीं मिला। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए थे जो उसके गाल पर आ रहे थे। शायद उसने अपने अंदर छुपे दर्द को आज बाहर जो निकाला था। ईशा उसे रोता देख गले से लगा लेती है और ईशा का सपोर्ट पा आदित्य भी उस पर अपनी बाहें कस देता है और रोने लगता है। ईशा भी प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। ईशा की आंखें भी नम थी। उसने कहा, इतना दर्द अपने अंदर छुपा कर रखा था, कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आदित्य ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और ईशा को देखकर बोला, फिर क्या करता? माँ पहले ही परेशान थी, पापा उन्हें और दादी को संभालते थे। ऐसे में अगर मैं भी कमजोर पड़ जाता तो फिर घर और बिजनेस कौन संभालता? ईशा आदित्य पर अपनी पकड़ कस देती है। दोनों ही कुछ देर चुप बैठे थे। न आदित्य कुछ कह रहा था और न ही ईशा। कुछ देर बाद आदित्य ईशा से दूर हुआ और ईशा के माथे पर किस कर कहा, पर अब तुम हो मेरे साथ, मुझे पूरा करने के लिए, बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ईशा भी आगे बढ़ आदित्य के दोनों गालों पर किस कर बोली, कभी भी नहीं, आप चाहेंगे ना तो भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने अब मुझे अपनी बहुत गंदी वाली आदत जो लगा दी। आदित्य उसकी बात सुन मुस्करा देता है और आगे बोला, भाई मुझे दोबारा 2 साल पहले रूह की सेकेंड बर्थडे पर मिले थे, जिसके कुछ दिन बाद ही भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। पहली बार जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मिस्टर आहूजा उन्हें अपने साथ ले गए और उनकी याददाश्त जाने का फायदा उठाया। भाई की बिजनेस स्किल्स काफी अच्छी थी जो मिस्टर आहूजा को एक प्रोजेक्ट के दौरान पता चली थी। फिर भी के एक्सीडेंट के बाद उन्हें भी अच्छा मौका मिला। तब से भाई उनके बेटे बनकर रह रहे थे पर वो कभी सबके सामने ज्यादा आया नहीं करते थे। भाई की जगह हर बार मिस्टर आहूजा राहुल को भेजा करते थे। फ्लैशबैक स्टार्ट। आहूजा मिशन। आज रूह का बर्थडे था। आहान और अवनी दोनों ही खुश थे। भले ही उनकी शादी अरेंज मैरिज थी पर दोनों ही खुश थे और शादी के 1.5 साल बाद ही रूह हुई थी। आज उसका दूसरा जन्मदिन था। आहान पार्टी में अपने डैड राहुल ईशा के माँ पापा के साथ था और सभी आए हुए गेस्ट से मिल रहा था। मिस्टर आहूजा ने आहान से कहा, बेटा चलो अपनी प्रिंसेस का केक कट करते हैं। आहान ने उन्हें देखकर कहा, डैड बस एक खास गेस्ट है, एक बार वो आ जाए फिर केक कट कर लेंगे। राहुल ने कहा, भाई अब कौन बचा है, सब तो आ चुके हैं, चलिए अब केक कट कर लेते हैं। आहान ने कहा, नहीं मैंने मिस्टर मित्तल को रूह के बर्थडे का इनविटेशन दिया है और इस बार उन्होंने कहा है वो आएंगे और मैं भी आज तक उनसे मिला नहीं, आज पहली बार अपने इस बिजनेस पार्टनर से मिल रहा हूं। उसकी बात सुन मिस्टर आहूजा और राहुल दोनों के चेहरे पर डर झलकने लगा। मिस्टर आहूजा कुछ बोलते तभी आहान का असिस्टेंट उसके पास आ बोला, सर चलिए मिस्टर मित्तल आ गए हैं। आहान उसकी बात सुन मुस्कराकर उसके साथ चले जाता है। राहुल ने मिस्टर आहूजा से कहा, डैड अब आप क्या करेंगे? अब तो आदित्य अपने बड़े भाई को देख लेगा, फिर भाई आपसे और इस घर से चले जाएंगे और जब आदित्य और आहान को पता चलेगा कि यह एक्सीडेंट भी आपने करवाया है
तब यह बिजनेस जो इतनी ऊंचाइयां छू रही है वो पूरा बर्बाद कर देगा आपका यह नामी बेटा और उसका भाई। मिस्टर आहूजा के चेहरे पर पसीना झलकने लगा था। वहीं बाहर आदित्य अपनी कार से उतरा और घर के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा। उसकी नज़र सामने आ रहे आहान पर जाती उससे पहले ही एक लड़की जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी उसकी टक्कर आदित्य से हो जाती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। आदित्य उसे संभालने के लिए उसके सिर के पीछे अपना एक हाथ और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख देता है और घूम जाता है। अब आदित्य नीचे था और वो लड़की उसके ऊपर थी। आदित्य तो उसे देखने में कहीं खोसा गया था। यह कोई और नहीं ईशा थी जो जल्दी जल्दी अंदर की तरफ आ रही थी और आदित्य से टकरा गई थी। यह इनकी पहली मुलाकात थी। ईशा की आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी और आदित्य उसे एकटक देख रहा था। ईशा को जब महसूस हुआ कि उसे चोट नहीं आई तो उसने अपनी एक आंख खोल देती है। तभी उसकी नज़र सामने आदित्य के हैंडसम से चेहरे चली जाती है। उसे देख ईशा फिर अपनी दूसरी भी आंख खोल देती है और हल्का सा मुस्करा कर बोली, सॉरी वो आपको टक्कर लग गई और थैंक्स मुझे बचाने के लिए। आदित्य ने जब उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनी तो उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है जिसे ईशा देख नहीं पाती। आदित्य कुछ बोलने को हुआ तभी उसे आहान की आवाज़ सुनाई जिसे सुन वो हैरान रह गया। आहान ने ईशा और आदित्य को देख कहा, ईशु बच्चा तुम्हें लगी तो नहीं? इतना बोल वो ईशा को उठने में हेल्प करता है। ईशा के उठने के बाद आदित्य भी उठ जाता है और हैरानी से आहान को देखने लगता है। उसे देख आदित्य की आंखें हल्की नम हो जाती है। वही आहान ईशा से बोला, बच्चा सच में चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? ईशा ने आहान को देख मुस्करा कर कहा, नहीं जीजू मुझे चोट नहीं लगी और ना ही मेरी ड्रेस खराब हुई, क्योंकि इन्होंने मुझे बचा लिया था। इतना बोल उसने आदित्य की तरफ इशारा किया। तभी उसकी नज़र आदित्य के कपड़े पर लगी मिट्टी पर गई। आदित्य ने नेवी ब्लू कलर 3-पीस सूट पहना हुआ। ईशा ने उसे देख अपनी जीभ अपनी दांतों तले दबा ली और फिर धीरे से बोली, सॉरी मुझे नहीं पता था मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। ईशा की बात सुन आहान और आदित्य की नज़र भी आदित्य के कपड़े पर लगी मिट्टी पर चली गई। आहान ने आदित्य को देखकर कहा, सॉरी मिस्टर मित्तल वो ईशा से यह गलती से हो गया। आप फिक्र मत कीजिए मैं आपके लिए नए कपड़े अरेंज कर देता हूँ। आहान के मुंह से मिस्टर मित्तल सुन आदित्य हैरानी से उसे देखने लगता है और बोला, भाई आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आदित्य की बात सुन आहान ने कहा, आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर मित्तल और आप मुझे भाई क्यों बोल रहे हैं? मैं आहान आहूजा हूँ आपका बिजनेस पार्टनर। आदित्य आहान की बात सुन कुछ कहता उससे पहले ही वहां एक छोटी बच्ची आ जाती है और आदित्य की पेंट को पकड़ पा बोलने लगती है, जिसे देख आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट खिल जाती है। आहान ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और बोला, बच्चा वो अंकल है, मैं आपका पापा हूँ। यह रूह थी जो 2 साल की हो चुकी थी और पापा माँ बोलना ही सीख पाई थी। वो रूही आहान को देख खिलखिलाकर हंसने लगती है। आहान ने आदित्य को देखकर कहा, मिस्टर मित्तल यह मेरी प्रिंसेस रूही। वो आपके कपड़े और मेरे कपड़े सेम है और हम दोनों दिखते भी कुछ हद तक सेम हैं, इसलिए इसने आपको पापा कह दिया। आहान की बात सुन आदित्य ने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं, वैसे काफी प्यारी बच्ची है आपकी। उसकी बात सुन आहान मुस्करा देता है। आहान आदित्य ईशा और रूह के साथ अंदर आता है। उसने रूह को ईशा के पास छोड़ दिया और खुद आदित्य के साथ एक रूम में चले जाता है। रूम में आकर आहान ने आदित्य से कहा, मिस्टर मित्तल आप यही रहिए मैं आपके लिए नए कपड़े मंगवा देता हूँ। इतना बोल वो जाने को हुआ तभी आदित्य ने उसे रोक लिया। आदित्य ने उसे पीछे से गले लगाकर कहा, भाई इतना गुस्सा है आप अपनी आदी से कि उससे बातें भी नहीं कर रहे, मेरा नाम भी नहीं ले रहे। आप नाराज थे ना? मैं बिजनेस में आपकी हेल्प नहीं करता पर भाई अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप घर चलिए। आपको पता है माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो बहुत उदास है आपके जाने से। भाई ऐसा भी क्या गुस्सा जो आप अपने आदी से 5 साल से दूर हैं।
आदित्य ने अपनी बातें बहुत इमोशन होकर कही थी, वही आहान हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। आहान आदित्य से अलग हो उसे देख बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर मित्तल? और मैं आपका भाई नहीं हूँ। मैं आहान आहूजा हूँ। इस बार आहान ने भी थोड़ा गुस्से में कहा था, क्योंकि वो आदित्य की बात सुन थोड़ा इरिटेट हो चुका था। इतना बोल आहान वहां से जाने को हुआ तो आदित्य ने आगे बढ़ आहान की बाजू पकड़ ली और बोला, क्या प्रूफ है कि आप आहान आहूजा है? आहान तो आदित्य की बात सुन हैरानी से देख रहा था, क्योंकि आदित्य बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात कह रहा था। आहान ने भी अपनी बाजू उससे छुड़ा कर कहा, अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? क्योंकि यहाँ तो मेरे डैड और मेरा भाई है, पर तुम कैसे प्रूफ करोगे कि तुम मेरे भाई हो? आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मिस्टर आहूजा ने आहान से इतना बड़ा झूठ कहा, जबकि वो आहान को कितने सालों से जानते थे। आदित्य ने कहा, अच्छा आप अपने डैड और भाई के साथ रहते हैं, और यह कितने साल से है? आहान उसकी बात सुन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि आदित्य की यह बात तो ठीक थी, क्योंकि आहान को पुरानी बातें याद नहीं थी। उसे सिर्फ अपने पिछले 5 साल की बातें याद थी। आदित्य ने दोबारा यह सवाल किया तो आहान ने कहा, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था 5 साल पहले, तभी मेरी याददाश्त चली गई थी। पर उस टाइम डैड और राहुल वहां थे, और उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है। उसकी बात सुन आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो तो पहले ही समझ गया था कि आहान उसका भाई है। पर आहान की बात सुन उसे एक कन्फर्मेशन मिल गया था। आदित्य ने कहा, भाई आपको उससे पहले की कोई भी बात याद है? आहान ने अपना सिर ना में हिला दिया तो आदित्य ने कहा, फिर आप इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे कह सकते हैं कि आप आहान आहूजा है? आप आहान मित्तल है, इस बात का प्रूफ तो मैं कल आपको दे दूंगा, पर क्या कल आप प्रूफ कर पाएंगे कि आप आहान आहूजा है? क्योंकि कोई भी झूठ तो आसानी से बोल सकता है। आदित्य की बात सुन आहान सोच में पड़ गया था। अब उसके सिर में भी दर्द होने लगा था। उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लिया। आदित्य ने जब उसे इस तरह देखा तो जल्दी से उसके पास आया और फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ भाई, आपको दर्द हो रहा है? आहान ने अपने दोनों हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया और बोला, तुम प्लीज मेरी दवा वहां से दे दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आदित्य जल्दी से बेड की साइड ड्रॉ को खोल उस दवा को उठा लेता है। आदित्य ने उस दवा को ध्यान से देखा और जल्दी से अपना फोन निकाल उस दवा के बारे में सर्च करने लगा। सब कुछ पता करने पर उसे इतना तो समझ आ गया कि यह सब मिस्टर आहूजा जानबूझ कर रहे हैं, क्योंकि यह दवा भी धीरे धीरे आहान के याददाश्त को सिर्फ मिटा रही थी। आदित्य अपनी सोच में गुम था, तभी उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी, आदि प्लीज यार दवा दे दे, बहुत दर्द हो रहा था। आदित्य तो उसके मुंह से आदि सुन मुस्करा देता है। उसने उस दवा को अपने पास रख लिया और तुरंत अपने जेब में रख लिया और रजत को कॉल कर डॉक्टर को बुलाने को कहा। आदित्य आहान के पास आया और उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, भाई आप लेट जाओ, डॉक्टर आते ही होने। और यह दवा आप नहीं खा सकते। आहान तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। आदित्य आहान को दर्द में देख रहा था, तभी वहां अवनी आ गई। उसने जब आहान को इस हालत में देखा तो वो परेशान हो गई। अवनी जल्दी से आहान के पास आई और बेड पर उसके पास बैठ गई और आदित्य को देख बोली, इन्हें क्या हुआ है? और आप कौन हैं? अवनी को आहान के लिए इतना परेशान होते हुए देख आदित्य समझ गया कि यह उसकी भाभी है और आहान की वाइफ। आदित्य ने अवनी से कहा, भाभी वो भाई को सिर में दर्द हो रहा है, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आप परेशान मत होइए। अवनी तो आदित्य की बात सुन हैरान रह गई। अवनी उससे कुछ कहने को हुई, तभी आदित्य ने कहा, मैं आपको अपनी बात बाद में समझा दूंगा, अभी प्लीज आप भाई का ध्यान रखें। अवनी भी उसकी बात सुन दोबारा आहान को देखती है, जिसे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अवनी बेड के साइड ड्रॉ को खोल उस दवा को निकालने लगती है। तभी आदित्य ने कहा, भाभी वो दवा गलत है, उससे भाई की याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुन अवनी और ज्यादा हैरान रह गई। उसने आदित्य से कहा, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
कभी भी आहान को दर्द होता है तो वह यही दवा खाते हैं, और यह दवा डॉक्टर ने ही उन्हें बताई है। फिर आप। अवनी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य अपना फोन अवनी के सामने कर देता है। अवनी ने यह दवा की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो वो खुद हैरान रह गई, क्योंकि इस दवा के खाने से इंसान एक वक्त के बाद पागल भी हो सकता था या मर भी सकते था। अवनी तो यह पढ़ रोने ही लग जाती है। आदित्य समझ रहा था कि अवनी कैसा फील कर रही है, पर अभी वो उसे क्या कहे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी रूम में रजत आया, उसी के साथ डॉक्टर भी थे। वो डॉक्टर आदित्य के फैमिली डॉक्टर थे। उनकी उम्र यही कुछ 55 के आसपास थी। वो तो आहान को वहां देख हैरान रह गए। तभी आदित्य ने कहा, डॉक्टर भाई को देखिए, उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़ उसे चेक करते हैं और आहान को एक इंजेक्शन लगा देते हैं। आहान कुछ ही वक्त में नॉर्मल हो जाता है, जिसे देख आदित्य, रजत और अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी तो जल्दी से आगे बढ़ उसे गले से लगा लेती है। डॉक्टर आदित्य के पास आकर बोले, अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया, वरना कुछ देर में इस दर्द की वजह से आहान को कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जो दवा उसे दी जा रही थी उसे उसकी आदत सी हो गई है। पर अभी वो ठीक है। मैं कुछ न्यू मेडिसिन लिख रहा हूं, आहान को टाइम से दे देना। डॉक्टर की बात सुन आदित्य अपना सिर हाँ में हिला देता है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। आहान अवनी को संभाल खुद से दूर करता है और बोला, क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो, अभी तो ठीक हो ना। अवनी कुछ नहीं बोलती, बस रोते हुए आहान को देखने लगती है। आहान ने उसे दोबारा गले से लगा लिया। तभी आदित्य ने कहा, भाई। उसकी आवाज सुन आहान और अवनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अवनी बेड से उठ आहान से दूर खड़ी हो जाती है और आदित्य जल्दी से आगे बढ़ उसे गले लगा लेता है। पर आहान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि वो तो अभी भी कंफ्यूज था। आखिर उसने भी डॉक्टर की बात सुनी थी कि जो दवा मिस्टर आहूजा उसे देते थे वो दवा गलत थी। मतलब आदित्य सच बोल रहा है। आदित्य ने आहान से अलग होकर कहा, जानता हूं आप अभी कंफ्यूज हो, पर आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी सब। फिर हम सब घर जाएंगे। आपको पता है माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, पर आपको देख वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा अब चलिए, रू का बर्थडे है। मैं पहली बार अपनी भतीजी से मिला और उसे गोद में भी नहीं ले पाया, कम से कम उसे अब तो देख सकता हूं ना। आहान कुछ नहीं बोलता, बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। सभी रूम से बाहर जाने लगते हैं। तभी ईशा भी वहां आ जाती है और सभी को एक साथ देखकर बोली, यह आप सब एक साथ क्या कर रहे थे। फिर आदित्य को देखकर बोली, मिस्टर हेल्पर, आपने अपने कपड़े चेंज नहीं किए, आपके कपड़ों पर अभी भी मिट्टी लगी है। ईशा की बात सुन सबका ध्यान आदित्य पर जाता है। उसके कपड़े सच में गंदे हो गए थे। आहान ने सभी को देखकर कहा, तुम सब जाओ, मैं इन्हें कपड़े देकर आता हूँ। सभी उसकी बात सुन बाहर चले जाते हैं। वही आहान अपने कबर्ड से आदित्य के लिए कपड़े निकालने लगता है। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई आपको अपने लिए साली ढूंढने के लिए कहा था ताकि मैं उससे अपनी सेटिंग कर सकूं, पर आपने तो पूरी आफत ढूंढ ली है। भाभी की तरह तो यह बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बात सुन आहान मुस्करा देता है। उसे यह बात कहीं सुनी हुई लग रही थी। वैसे भी उसकी याददाश्त गई नहीं थी, बस दवा के असर से वो दिन ब दिन बातें भूलता जा रहा था। आहान ने उसे कुछ नहीं कहा और अपना एक वाइट कलर का 3 पीस सूट उसे निकाल कर दे देता है और बोला, आप चेंज कर लीजिए मिस्टर मित्तल, मैं बाहर ही हूँ। वो इतना बोल जाने लगा तभी आदित्य ने कहा, भाई आपको मुझे मिस्टर मित्तल कहने की जरूरत नहीं है, कल मैं आपको सारे प्रूफ दे दूंगा, पर तब तक आप मुझे यह मिस्टर मित्तल कह पराया फील मत करवाओ। आहान ने मुड़कर आदित्य को देखा और कहा, ठीक है नहीं कहूंगा, पर तब तक मैं आपको किस नाम से बुलाओ। आहान की बात सुन आदित्य ने मुस्कराते हुए कहा, वही जो आप बुलाते हैं।
आदि, मुझे आपके मुंह से अपने लिए आदि सुनना ही अच्छा लगता है। इतना बोल वो खुद वॉशरूम में चले जाता है। वही बाहर खड़ा आहान खुद से बोला, आदि। कुछ देर बाद सभी हॉल में थे। आहान अवनी रूही के साथ खड़े थे और उनके सामने एक बड़ा सा केक था। वही अवनी के एक साइड आदित्य और ईशा खड़े थे। बाकी के गेस्ट भी वही थे, पर मिस्टर आहूजा और राहुल वहां कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ईशा ने अवनी को देखकर कहा, दी अब जल्दी से केक कट करवाओ, मुझे वेट नहीं होगा। ईशा की बच्चों जैसी एक्साइटमेंट देख आदित्य उसे अजीब नजरों से देखने लगा। उसने खुद से कहा, यह इतनी बड़ी हो गई है फिर भी एक केक के लिए बच्चों की तरह खुश हो रही है। कहीं पागल तो नहीं है यह? इतना सोच आदित्य खुद में ही मुस्करा देता है। फ्लैशबैक एंड। आदित्य ने जब ईशा को यह बताया तो ईशा उसे गुस्से से देखने लगी। वही आदित्य उसे हंसते हुए देख रहा था। उसने कहा, अब तुम यह बच्चों की हरकत करोगी तो कोई भी यही समझेगा ना कि तुम पागल हो। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। ईशा ने अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के बना आदित्य को मारते हुए बोली, आदित्य आप पागल है। आप ऐसे कैसे पहली बार में ही किसी के बारे में राय बना सकते हैं? आदित्य ने उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया और पलटकर उसे सोफे पर खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, मैंने कोई राय नहीं बनाई थी। वो तुम थी जो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। वैसे तुम्हें एक बात पता है? उस टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था और जब मैंने तुम्हें खुद के साथ इमेजिन किया तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। ईशा ने मुंह फुलाते हुए कहा, और वो क्यों? आदित्य ने उसके फूल हुए गालों पर अपने होंठ रख उसे किस करते हुए बोला, क्योंकि जब तुम इतनी पागल थी फिर हमारे बच्चे वो कितने पागल होते, यही सोच मुझे हंसी आ गई थी। इतना बोल आदित्य दोबारा हंसने लगता है। ईशा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं पागल ही सही पर कम से कम आपके जैसी नहीं हूं जिसका दिमाग उड़ा हुआ हो। एक तो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई, वो भी जिसका दिमाग भी उड़ा हुआ है। आदित्य ईशा की बातें हैरानी से सुन रहा था। उसने कहा, बीवी यह क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें किस एंगल से बूढ़ा लगता हूं? ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझसे 8 साल बड़े हैं। शर्म नहीं आती इतनी छोटी उम्र वाली लड़की से शादी करते हुए? खुद तो बूढ़े हो गए और मेरी जिंदगी और खराब कर दी, और अब बोल रहे हैं मेरे पास दिमाग नहीं। मम। आदित्य उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखता है, फिर उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ ईशा के चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम्हें तो मैं आज बताता हूं कि मैं बूढ़ा हूं या नहीं। तुम्हारे सारे डाउट क्लियर ना किए तो कहना। इतना बोल उसने अपने होंठ ईशा की गर्दन पर रख दिए। ईशा की तो सांसें रुक जाती है। वही आदित्य तो धीरे धीरे ईशा में खोने लगा था। वो उसे किस करते हुए उसके सूट को कंधे से नीचे सरका देता है। ईशा उसे रोक भी नहीं पा रही थी। आदित्य ईशा से दूर हो उसके सूट को निकालने को हुआ, तभी दोनों के कान में रूही की रोने की आवाज सुनाई दी। ईशा जल्दी से सोफे पर बैठ जाती है और आदित्य को देख बोली, यह रूह रो क्यों रही है? आदित्य सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, शायद वो हमारे रूम में गई हो और हम उसे वहां नहीं मिले इसलिए रोने लगी होगी। चलो बाहर। इतना बोल आदित्य जल्दी से रूम के डोर की तरफ चले जाता है। ईशा भी उसके पीछे आई और दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने देखा रूही अपने रूम के बाहर खड़े होकर रो रही थी। उसे रोता देख दोनों हैरान रह जाते हैं। वो दोनों रूही के पास पहुंचते उससे पहले ही आहान और अवनी रूम से बाहर निकलते हैं और आहान जल्दी से आगे बढ़ रूही को गले लगाकर प्यार से बोला, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? कोई सपना देखा क्या? रूही ने रोते हुए कहा, पापा मम्मा और डैड लू को छोड़ कल चले गए। उसकी बात सुन अवनी और आहान उसे हैरानी से देख रहे थे। आहान रूही को समझाते हुए बोला, बच्चा क्या बोल रही हो? मम्मा और डैडी कहीं नहीं गए हैं, वो अपने रूम में होंगे। रूही ने रोते हुए आहान को देखकर कहा, नहीं पापा मम्मा और डैडी रूम में नहीं है। लूह गई थी उनके रूम में।
उसने इतना ही कहा था तभी आदित्य रूही के पास आया और उसे गले लगाकर बोला, प्रिंसेस डैडी बस स्टडी रूम में गए थे और आप इसलिए रो रहे हो कि मम्मा डैडी आपको छोड़कर चले गए। डैडी और मम्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। अब चुप हो जाओ। आदित्य की बात सुन रूही चुप हो जाती है। फिर आदित्य से अलग होकर बोली, पल डैडी मम्मा कहाँ है, वो भी रूम में नहीं है। उसकी बात सुन आहान ने हंसते हुए कहा, बच्चा आपकी मम्मा भी स्टडी रूम में थी, आपकी डैडी के साथ स्टडी जो कर रही थी। उसकी बात सुन आदित्य उसे अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, क्या मतलब है आपके कहने का। फिर उसने आहान के बगल में खड़ी अवनी को देखा जो सिर झुकाए मुस्करा रही थी। फिर पलटकर ईशा को जिसने अपना सिर झुका रखा था। उसे कंफ्यूज देख आहान रूही को उससे अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया और अपने रूम में जाते हुए बोला, जाकर अपनी स्टडी कर ले। रूह को मैं और अवनी अपने पास सुला लेंगे। इतना बोल वो रूह को लिए अपने रूम में चले गया। आदित्य ने अवनी को देखा तो अवनी मुस्कुराकर आदित्य और ईशा को देखती है और बोली, वैसे अगर स्टडी हो गई हो तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आदित्य ने अवनी से कहा, कौन से एग्जाम की बात आप कर रही है भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अवनी आदित्य के कंफ्यूज भरे फेस को देख हंसते हुए बोली, आदि भैया वही एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे थे मेरी बहन के साथ रूम में। उसके मार्क आपके होठों पर है, तो इतना छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। वही आदित्य कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो आहान और अवनी के बातों का मतलब अच्छे से समझ चुका था। शर्म से उसका चेहरा हल्का हल्का सा रेड हो गया था। उसने अवनी को देख मुस्कुराकर धीरे से कहा, नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है, हम बस बातें कर रहे थे। उसकी बात सुन अवनी की हंसी और बढ़ जाती है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ पता है क्या बातें कर रहे थे आप दोनों। वैसे जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा आपके इस स्टडी और एग्जाम का पता सबको चल जाएगा, तो आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। इतना बोल अवनी हंसते हुए अपने रूम में चली जाती है। आदित्य ने दोनों के जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा जहां ईशा उसे ही घूर रही थी। चेहरा तो उसका भी पके हुए टमाटर की तरह हुआ था। आदित्य कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही ईशा अपने रूम में चली जाती है। उसे जाते देख आदित्य ने खुद से कहा, अब इसे क्या हुआ। इतना बोल वो भी रूम में आ जाता है। आदित्य ने देखा ईशा बेड पर एक साइड लेटी हुई थी। उसने डोर लॉक किया और बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। आदित्य बेड पर लेट ईशा की कमर पर हाथ रख देता है और खुद उसके करीब हो उसके कान में बोला, क्या हुआ बीवी, गुस्सा हो गई। ईशा ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। आदित्य ने अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अरे किस बात से गुस्सा हो, पहले यह तो बताओ, तभी तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा। ईशा आदित्य का हाथ हटा उसकी तरफ घूम जाती है और बोली, अच्छा अब आपको अपनी गलती भी याद नहीं। आदित्य ने उसकी बात सुन अपना सिर ना में हिला देता है। ईशा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या आपको रूम से निकलते हुए एक बार अपना फेस देखने में आपका कुछ चले जाता। आपको पता भी है मुझे दी और जीजू के सामने कितना एम्बेरेसिंग फील हुआ। क्या सोच रहे होंगे वो दोनों। आदित्य उसे हैरानी से देखा और बोला, बीवी यह कहा था, वहां सबके सामने खड़ा मैं था, और तुम भी मुझे ही बोल रही हो कि गलती भी मेरी ही है, जबकि गलती तुम्हारी है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ईशा ने हैरानी से कहा, क्या मेरी वजह से हुआ यह सब। मैंने तो कुछ किया ही नहीं पर। आदित्य ने कहा, हाँ गलती तुम्हारी ही थी। रात के टाइम लिपस्टिक कौन लगाता है। ना तुम लिपस्टिक लगाती और ना ही वो लिपस्टिक मेरे होठों पर लगती। इसका साफ मतलब है कि गलती तुम्हारी ही है। उसकी बेतुकी बातें सुन ईशा हैरानी से उसे देखने लगी। हैरान तो आदित्य और ईशा भी हो गए क्योंकि रूही ने पता नहीं क्या सोचकर यह बोल था। पहले मैं वीडियो लिखती हूँ टेक्स्ट में बोल के, फिर बाद में मैं यहाँ से कॉपी करके क्लिप कैम्प में जाके
पेस्ट करके फिर बाद में पूरा वीडियो बनाती हूँ यूजिंग द AI वॉइस। इस टाइप से मैं वीडियो को एडिट करके बनाती हूँ। आई डो नॉट प्रेफर माई वॉइस, दैट्स वाई आई यूज़ द AI वॉइस। यहाँ से मैं हिंदी वर्जन में लेती हूँ एंड फिर आई जस्ट चूज़ द वॉइस विच आई वांट, गर्ल और बॉय। देन आई सिलेक्ट द पैराग्राफ आई रोट which I had copied from the notepad which I had wrote from there। फिर उसको सेव करके एक्सपोर्ट करती हूँ। जब तक वो सेव होता है, जब ये पूरा हो जाएगा, वो AI वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में उसको करती हूँ एक्सपोर्ट, जो मेरे गैलरी में जाके सेव होता है। नाउ आई एम डूइंग द एक्सपोर्ट। वो टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए, थोड़ा सा जो टाइम लेगा उसमें उस टाइम पे मतलब वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आई जस्ट डाउनलोड दैट वीडियो एंड इट सेव्स इन माई गैलरी एंड आई चूज़ दैट वीडियो वन बाय वन। यहाँ पे डाउनलोड हो गई तीनों वीडियोस। मैंने पहले 2 ऑलरेडी कर चुके थे, अभी मैंने तीसरा किया है। अब मैं इन शॉर्ट में जाऊँगी। उसके बाद में सारे वीडियोस को पहले यूट्यूब में जैसे मुझे सेव करना है वैसे करूँगी, कैनवास में जाके। एंड उसके बाद मैंने एक फ़ोटो, सारे वीडियो सिलेक्ट कर दिए पहले। एंड ये फ़ोटो मैंने पहले ही AI से, मेटा से निकाला था। मेरा जैसे जो भी ये था, मैंने नोट लिखा है उसके ऊपर मैंने उस बेस पे, जैसे सीधा रू से है तो मैंने मेटा पे डाला था। आई वॉन्ट अ पिक फॉर दैट टाइप ऑफ, सो दे गिव मी द ऑप्शंस, आई चूज़ दिस वन। एंड ये मैंने पहले से बना के रखा था इन शॉर्ट में। एंड मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके जब भी मुझे बनाना होता है कोई भी एपिसोड, देन आई जस्ट राइट द नंबर एंड आई जस्ट सेव दैट पिक एंड एंड तक के वो नंबर डाल देती हूँ ऐसे सब करके। And after that I just remove that watermark of InShot by seeing the ad। अभी ad शुरू हो गया है। This how I made the video and upload in the YouTube। This is not the copied one। After that, after this ad completed, then we will export this to our mobile or any PC that we need। I will export this again, then I will download it and I will just then and I upload the video। It gets downloaded in my gallery। It will show that completing something percent or what. When it completes 100%, it shows in our gallery। This is how